गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, लास्ट लेक्चर में हम स्टडी कर रहे थे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ मेंडल रिसर्च। उनमें से हमने कुछ पॉइंट्स को स्टडी कर लिया था। ठीक है, जैसे हमने कहा था कि मेंडल ने जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए थे, वो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए थे 1856 से 1863 के बीच में। 7 सालों तक उसने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था। उसकी रिसर्च जो है ना, वो 1865 में पब्लिश हुई थी। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने स्टडी किया था बेटा कि मेंडल ने 14 ट्रू ब्रीडिंग लाइंस को सेलेक्ट किया था एज पेयर। तो हमारे पास 7 पेयर ऑफ ट्रू ब्रीडिंग लाइंस अवेलेबल थी। ये मेंडल ने सेलेक्ट किया था और 7 के 7 ट्रेट्स को हम स्टडी कर चुके हैं। आई थिंक आप लोगों ने बहुत अच्छे से उसको याद कर लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मेंडल की रिसर्च के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि मेंडल ने अपने इन्वेस्टिगेशंस में सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम ही यूज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस and mathematical logics to deal with the problems in biology। बेटा, ये क्या कहना चाह रहा है कि मेंडल से पहले किसी भी साइंटिस्ट ने बायोलॉजिकल डाटा की हैंडलिंग के लिए स्टैटिक्स को यूज नहीं किया था, मैथमेटिकल लॉजिक्स को यूज नहीं किया था। फर्स्ट टाइम मेंडल एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने मैथमेटिकल लॉजिक और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को बायोलॉजी की प्रॉब्लम्स की हैंडलिंग के लिए अप्लाई किया था। ठीक है, और ये उसकी डेथ तक उसके फेलियर का सबसे बड़ा कारण बना, क्योंकि लोग उस टाइम पे इस चीज़ के लिए, इस कॉन्सेप्ट के लिए अवेयर नहीं थे। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे फेल क्यों हो गए। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि मेंडल ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में फर्स्ट टाइम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल लॉजिक्स को अप्लाई किया। किसके ऊपर? बायोलॉजी की प्रॉब्लम्स के ऊपर। नेक्स्ट इसका पॉइंट था बेटा, इसके जो भी एक्सपेरिमेंट इसने किए वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट लार्ज सैम्पलिंग साइज लिए हुए थे। जैसे आप केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट करते हो ना बेटा, कि कोई भी रीडिंग आप लेते हो तो एटलीस्ट आप 3 रीडिंग लेते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि रीडिंग्स अगर हम ज़्यादा लेते हैं तो एक्यूरेसी के चांसेस क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। तो इसी तरीके से मेंडल ने जो भी एक्सपेरिमेंट किए उसमें जो भी सैंपल उसने लिए, उन सैंपल का साइज क्या लिया? बड़ा लिया। इससे क्या हुआ? इट गेव ग्रेटर क्रेडिबिलिटी टू हिज डाटा। इट गेव ग्रेटर क्रेडिबिलिटी टू हिज डाटा। उसके डाटा को ज़्यादा क्रेडिबिलिटी दे रहा था, बिलीवेबिलिटी मतलब लोगों का उसकी तरफ भरोसा आ रहा था, वो ज़्यादा सक्सेसफुल रह रहा था। इसकी वजह से इसके सक्सेस का एक सबसे बड़ा कारण यही था कि उसके जो सैंपल साइज थे वो बड़े थे, विच गेव ग्रेटर क्रेडिबिलिटी, बिलीवेबिलिटी टू हिज डाटा। ठीक है, तीसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था बेटा कि इसने जितनी भी इन्फ्रेंसेस दी, जो भी इसने बताया कि ऐसा होता है, उसने अपनी सभी इन्फ्रेंसेस को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाया। किसके ऊपर? अपने टेस्ट प्लांट के ऊपर। और उसका टेस्ट प्लांट कौन सा था? पी, गार्डन पी, पाइजम सताइवम। ठीक है, ये क्या प्रूव करना चाह रहा था कि जो भी वो इन्फ्लुएंस ले रहा है, दे पॉइंटेड टू जनरल रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस, कि जो भी मैं इन्फ्लुएंसेस दे रहा हूं, दे पॉइंटेड टू general rules of inheritance rather than unsubstantiated ideas। unsubstantiated ideas क्या होते हैं बेटा? unconfirmed ideas। ये क्या कहना चाह रहा है
कि जो भी उसने इन्फ्लुएंसेस दी, जो भी बताया, जैसे हम आगे पढ़ेंगे, उसने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया कि ऐसे ऐसे ट्रेट लॉ ऑफ डोमिनेंस को शो करता है, ऐसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को एक्सप्लेन किया। तो जो भी चीज़ें उसने थ्योरेटिकली बताई, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे साइटोलॉजी में इतनी एडवांसमेंट नहीं थी, तो उसके पास कोई फिजिकल प्रूफ तो था नहीं, ठीक है, तो वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखा रहा था उन चीज़ों को अपने टेस्ट प्लांट के ऊपर कि जो भी मैं कह रहा हूँ, जो भी इन्फ्लुएंसेस मैंने दी है, दे पॉइंटेड टुवर्ड्स द जनरल रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस। वो जनरल रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस को बता रही है, मैं कोई ऐसे ही अनकन्फर्म्ड आइडियाज नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था बेटा, अगला पॉइंट इसका कि मेंडल ने सिर्फ गार्डन पी में ऐसे ही कैरेक्टर को स्टडी किया जिसके अंदर दो कंट्रास्टिंग ऑप्शन थे। क्योंकि उस टाइम टेक्नोलॉजी में इतनी एडवांसमेंट नहीं थी, ठीक है, इतनी नॉलेज लोगों को नहीं थी, तो अगर वो गलती से बहुत ज्यादा ट्रेट को सिलेक्ट कर लेता या ऐसा कोई ट्रेट सेलेक्ट कर लेता जिसमें दो से ज्यादा ऑप्शन होते, तो उस केस में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता और वो अपने आइडियाज को प्रूव नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये मेंडल का लक था कि मेंडल ने सिर्फ ऐसे ही कैरेक्टर को इन्वेस्टिगेट किया गार्डन पी प्लांट में जिसमें सिर्फ दो ही अपोजिट ऑप्शन थे। दिस अलाउ हिम टू सेट अप बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ रूल, जिसकी वजह से मेंडल क्या बना पाया, बेसिक फ्रेमवर्क बना पाया, किसका, रूल्स का। ऐसे उसने कहा कि कोई भी ट्रेट हम लेते हैं, F1 में ये रिजल्ट शो करेगा, F2 में ये रिजल्ट शो करेगा, मोनो हाइब्रिड में ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये जो भी उसने जो भी इनहेरिटेंस शो की, उसके बेसिस पर कुछ बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स को प्रिपेयर किया, तो वो इस चीजों को प्रूव कर पाया। हालांकि बाद में मेंडल के बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स को एक्सपैंड किया गया, क्या किया गया, एक्सपैंड किया गया, ठीक है, किसके द्वारा, दूसरे साइंटिस्ट के द्वारा जो बाद में आए। मेंडल ने तो बेसिक फ्रेमवर्क बना दिए, हमने मेंडल के जो इनहेरिटेंस के रूल हैं उनको हम आज तक मानते जा रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो वहां पे स्किप कर रही थी। तो बाद में जो साइंटिस्ट आए उन्होंने मेंडल के ही रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सपैंड कर दिया। क्यों कर दिया, सो दैट they account for all the diverse natural observations and complexities inherent in them। कुछ चीजें जो मेंडल ने छोड़ दी थी या कुछ चीजें जो हिडन रह रही थी या जो उसके रूल्स में जो चीजें हिडन थी, इनहेरेंट थी, उनको हम ऑब्जर्व कर पाए और सारे के सारे डाइवर्स नेचुरल ऑब्जर्वेशंस को हम इंक्लूड कर पाए। तो ध्यान देना बेटा, आज तक हम मेंडल के रूल्स को फॉलो करते आ रहे हैं, सिर्फ क्या किया गया है, उसके रूल्स को एक्सपैंड कर दिया गया है, ठीक है, क्या कर दिया गया है, एक्सपैंड कर दिया गया है, ताकि हम सभी डाइवर्स नेचुरल ऑब्जर्वेशंस को और कॉम्प्लेक्सिटीज को इंक्लूड कर पाए। कॉम्प्लेक्सिटीज जैसे हम आगे पढ़ेंगे, लिंकेज होता है, ठीक है, तो वो कैसे आता है ये तो मेंडल ने नहीं बताया। तो वो जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज बाद में हमने नोटिस की तो उनको भी हम इंक्लूड कर पाए। मेंडल के रूल्स के हिसाब से ही हम उनके आंसर दे देंगे, लेकिन सिर्फ कुछ एक्सपेंशन इसमें किया गया है। तो ये थे बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंडल की रिसर्च के। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि मेंडल ने जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए थे वो लगातार 7 सालों तक किए थे। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, कब से कब तक किए थे बेटा, 1856 से 1863 तक उसने एक्सपेरिमेंट किया था। जबकि उसकी रिसर्च पब्लिश कब हुई थी, 1865 में। मेंडल ने 14 ट्रू ब्रीडिंग लाइन को सिलेक्ट किया था एज ए पेयर, दैट मीन्स कितने पेयर थे, 7 पेयर थे। नेक्स्ट, मेंडल एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने फर्स्ट टाइम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल लॉजिक्स को बायोलॉजी पे अप्लाई किया था। उसके जो सैम्पलिंग साइज थी वो लार्ज थी, जिससे उसके डाटा को ज्यादा क्रेडिबिलिटी मिली। उसने जो भी इन्फ्लुएंसेस दी
उनको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाया अपने टेस्ट प्लांट पे। तो वो क्या पॉइंट आउट करना चाह रहा था कि वो जनरल रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस दे रहा है रादर देन अनसब्सटेंशिएटेड आइडियाज, कोई ऐसे अनकन्फर्म्ड आइडियाज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। उसके बाद मेंडल ने सिर्फ ऐसे ही ट्रेट को स्टडी किया जिनमें दो कंट्रास्टिंग ऑप्शन थे। अगर वो यहाँ पर मिस्टेक कर देता तो वो इनहेरिटेंस के बेसिक रूल्स का फ्रेमवर्क नहीं बना पाता। हालांकि बाद में हमने मेंडल के रूल्स को कुछ एक्सपैंड कर दिया ताकि जो भी कॉम्प्लेक्स डाइवर्सिटी है, जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी है, जितनी भी नेचुरल ऑब्जर्वेशंस हम देख पा रहे हैं, उन सबको हम इंक्लूड कर पाए, उसकी हेल्प से एक्सप्लेन कर पाए। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, एनसीईआरटी से रिलेटेड, ये बोर्ड एग्जाम्स में भी आता है। वाई मेंडल सेलेक्टेड गार्डन पी एज हिज एक्सपेरिमेंटल मटीरियल। मेंडल ने गार्डन पी को क्यों सेलेक्ट किया? वो किसी और प्लांट को भी ले सकता था, इसी को क्यों सेलेक्ट किया? तो बेटा एक तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि मेंडल जहाँ पे काम कर रहा था वहां पर उसको गार्डन पी इजीली अवेलेबल हो रहा था। सबसे बड़ा कारण तो ये था कि गार्डन पी जो है वो इजीली अवेलेबल हो रहा था उसको। ठीक है, तो सबसे पहला रीजन तो क्या है? इजी अवेलेबिलिटी। कि इसकी अवेलेबिलिटी क्या थी? उसको इजी थी, इजीली अप्रोचेबल था, उसको इजीली मिल पा रहा था। दूसरा कारण क्या है? आपको पता है कि पी प्लांट जो होता है वो एक एनुअल प्लांट है। अब क्योंकि ये एक एनुअल प्लांट है तो इसका लाइफ स्पेन क्या हो गया? शॉर्ट हो गया। अब इससे क्या बेनिफिट मिला कि सेवरल जनरेशंस कैन बी स्टडीड इन ए शॉर्ट टाइम। सेवरल जनरेशंस कैन बी स्टडीड इन ए शॉर्ट टाइम, कि बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत सारी जनरेशन्स को हम स्टडी कर सकते हैं। तो मेंडल कम टाइम में बहुत सारी जनरेशन्स को स्टडी कर पाया, इसलिए जर्नल फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स को दे पाया। ठीक है, अगर वो एक ऐसा प्लांट सेलेक्ट कर लेता जो अपना लाइफ स्पेन मान लो 10 ईयर्स में कंप्लीट करता, ठीक है, तो 14 साल में तो उसको एक ही रिजल्ट मिलता, तो वो कैसे बता पाता कि वो ट्रेट कैसे इनहेरिट हो रहे हैं? तो एक तो ये कारण था कि उसने जो पी प्लांट को सिलेक्ट किया वो एक एनुअल प्लांट था जिसका लाइफ स्पेन क्या था? बहुत छोटा था। तीसरा क्या था कि इसकी वजह से क्या पॉसिबिलिटी हो पा रही थी कि बहुत कम टाइम में उसको सेवरल जनरेशन्स मिल पा रही थी, कई सारी जनरेशन्स को वो स्टडी कर पा रहा था। ठीक है, दूसरा कारण क्या था कि पी प्लांट में उसको इजीली डिटेक्टेबल कंट्रास्टिंग ट्रेट मिल रहे थे, आसानी से जिनको हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं। जैसे हमने स्टडी किया प्लांट हाइट, अब प्लांट हाइट को हम देख कर ही आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे उसने लिया पॉड कलर, पॉड कलर भी कोई भी ऑब्जर्व कर सकता है कि पॉड का कलर कैसा है, पॉड की शेप कैसी है। तो पी प्लांट में उसको ऐसे ट्रेट मिल पा रहे थे, ऐसे कंट्रास्टिंग ट्रेट मिल पा रहे थे जो इजीली डिटेक्टेबल थे, जिनको आसानी से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा इसका बेनिफिट क्या था? क्योंकि आपको पता है पी प्लांट जो है ना एक ही जनरेशन में लार्ज नंबर ऑफ सीड्स बनाता है। क्या बनाता है? लार्ज नंबर ऑफ सीड्स। अब इसका बेनिफिट क्या है? जैसे हमने पहले पढ़ा, एक ही जनरेशन में कई सारे सीड्स बना रहा है, इसका मतलब उसको जो रिजल्ट लेना है उस रिजल्ट के लिए उसको सैंपल साइज क्या मिल रहा है? ज्यादा। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि लार्ज सैंपलिंग साइज होगा तो इट गेव ग्रेटर क्रेडिबिलिटी टू हिज डाटा। ठीक है, तो ये भी इसका पी प्लांट को सिलेक्ट करने का कारण था कि यहाँ पे क्या था बेटा? सैंपलिंग साइज क्या था? लार्ज था। इससे क्या हुआ? इट गेव ग्रेटर क्रेडिबिलिटी टू हिज डाटा। तो ये एक कारण था इंपॉर्टेंट। अगला अगर हम कारण देखें तो ध्यान से देखना
आपको भी पता है, हमने पहले भी फर्स्ट चैप्टर में भी स्टडी किया है कि पी प्लांट जो है वो क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैसे फ्लावर प्रोड्यूस करता है? क्लिस्टोगैमस फ्लावर। और हमने स्टडी किया है फर्स्ट चैप्टर में कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस। इसका मतलब क्या है? ये जो फ्लावर होते हैं इनमें सिर्फ ऑटोगैमी हो सकती है नेचुरली, क्रॉस पोलन लैंडिंग के चांस तो है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका स्टिग्मा और एंथर कभी भी एक्सपोज नहीं होते हैं, ठीक है, नेचुरली तो नहीं होते हैं। इससे उसको क्या बेनिफिट मिला कि उसको नेचुरली क्या मिल रही थी? प्योर लाइंस मिल रही थी। मेंडल को ये चीज पता नहीं था कि उसको प्योर लाइंस मिल रही है, प्योर लाइन उसे चाहिएगी, लेकिन पी प्लांट में उसको नेचुरली प्योर लाइंस अवेलेबल हो रही थी। आगे हम स्टडी करेंगे। मेंडल के फेलियर का एक सबसे बड़ा कारण ही यही था कि ये इसकी नॉलेज में नहीं था कि ये प्योर लाइंस की वजह से रिजल्ट दे पा रहा है। उसने जब हॉक वीड पे एक्सपेरिमेंट किया तो उसके रिजल्ट वैसे नहीं आए जैसे कि पी प्लांट पे आ रहे थे। क्यों नहीं आए? क्योंकि हॉक वीड में नेचुरली प्योर लाइंस अवेलेबल नहीं थी। अगर उसको इस चीज के बारे में पता होता और वो पहले हॉक वीड में प्योर लाइंस बना लेता तो हॉक वीड में भी वही रिजल्ट आते जो उसके पी प्लांट में आते, तो वो उसी टाइम पे सक्सेसफुल हो जाता। ठीक है। अब हालांकि पी प्लांट क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन अगर हम आर्टिफिशियली चाहें तो हम इसके अंदर आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइजेशन करा सकते हैं। दैट मीन्स अगर हम आर्टिफिशियली चाहें तो इसके अंदर हम क्रॉस पोलिनेशन करा सकते हैं, क्योंकि मेंडल ने तो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था तो उसको तो हाइब्रिड चाहिए थे। तो इस प्लांट में क्रॉस पोलिनेट कराना भी इजी था। सिंपल आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक की हेल्प से इसने क्या करा दिया बेटा? इसके अंदर क्रॉस पोलिनेशन करा दिया। ठीक है। और सबसे लास्ट रीजन क्या है कि पी प्लांट को ग्रो करना बहुत इजी था। दे कैन बी इजीली रेस्ड, उनको हम इजीली ग्रो करा सकते हैं, उनको इजीली मेंटेन कर सकते हैं और इजीली इन प्लांट्स को हैंडल भी किया जाता है और हैंडल्ड। तो ये कुछ कारण थे मेंडल ने पी प्लांट को सेलेक्ट क्यों किया, क्योंकि पी प्लांट उसको इजीली अवेलेबल हो रहे थे। पी प्लांट जो होता है वो एक एनुअल प्लांट है, तो उसका लाइफ स्पैन बहुत छोटा है, तो बहुत कम टाइम में उसको कई सारी जनरेशंस देखने को मिल रही थी। फिर उसका एक और कारण क्या था कि पी प्लांट में उसको ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट अवेलेबल हो रहे थे जो इजीली डिटेक्टेबल थे। पी प्लांट एक ही जनरेशन में लार्ज नंबर ऑफ सीड्स दे रहा था, तो ग्रेटर सैम्पलिंग साइज दे रहा था विच गेव ग्रेटर क्रेडिबिलिटी टू हिज डाटा। पी प्लांट में क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते तो उसको नेचुरली प्योर लाइंस मिल रहे थे और साथ में वो उसके अंदर क्रॉस पोलिनेशन भी करा सकता है विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो ये कुछ कारण थे कि मेंडल ने पी प्लांट को ही सेलेक्ट क्यों किया। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई मेंडल वर्क रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900। बेटा 1900 में आपके 3 साइंटिस्ट आए थे, हम आगे डिस्कस करेंगे, और तब तक मेंडल की डेथ हो चुकी थी। मेंडल की डेथ तक या हम यूं कह दें 1900 तक मेंडल को कोई पब्लिसिटी नहीं मिली, उसके वर्क को लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या था बेटा? उस टाइम पे पूरा वर्ल्ड जो था वो डार्विन थ्योरी में उलझा हुआ था। ठीक है। एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट उस टाइम चल रहा था, डार्विन ने कहा था कि नेचर में वेरिएशन होती है। क्या होती है? वेरिएशन। तो हर कोई साइंटिस्ट उन कंटिन्यूअस वेरिएशन का रीजन जानने के पीछे पड़ा हुआ था, तो लोगों ने, साइंटिस्ट ने मेंडल की रिसर्च पे ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण था। तो हम कुछ मेन एनसीईआरटी के रीजन से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। क्या क्या रीजन थे कि मेंडल को 1900 से पहले उसके वर्क को रिकॉग्नाइज नहीं किया, या हम कहते हैं कि मेंडल की डेथ होने तक उसकी रिसर्च को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। तो इसका कारण क्या था वो हम डिस्कस करेंगे बेटा यहाँ पर। बेटा एक चीज ध्यान रखना, मेंडल जो है इसकी जो डेथ हुई थी वो 1884 में ही हो गई थी।
अब इसके डेथ के बाद तो इसके रिसर्च के लिए एफर्ट्स करने वाला भी कोई नहीं था, फिर भी इसको इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी मिली आफ्टर इज डेथ। तो वो कुछ ऑनेस्ट एफर्ट्स थे कुछ साइंटिस्ट के, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। 3 साइंटिस्ट हैं, तो पहले हम देख लेते हैं कि मेंडल की रिसर्च अनरिकॉग्नाइज क्यों रही। तो बेटा मेंडल ने अपनी रिसर्च को 1865 में पब्लिश कर दिया था, जबकि उसकी रिसर्च को माना कब गया था, 1900 से पहले नहीं माना गया। इसका कारण क्या था? सबसे पहला रीजन कि उस टाइम में कम्युनिकेशन इतना इजी नहीं था। कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी इन दोज डेज। जैसे आज हमारे स्कूल नहीं लग रहे, फिर भी हम मास मीडिया के थ्रू इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उस टाइम पर लोगों के पास कम्युनिकेशन के इतने ज़्यादा साधन नहीं थे, इतना इजी नहीं था कम्युनिकेट करना अपनी रिसर्च को, अपनी नॉलेज को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो रिसर्च थी वो वाइडली पब्लिसाइज्ड नहीं हुई, ज़्यादा पब्लिसिटी उसको नहीं मिली, तो ज़्यादा लोगों तक वो नहीं पहुंच पाई। तो इट वॉज नॉट वाइडली पब्लिसाइज्ड, तो ज़्यादा वाइडली पब्लिसाइड नहीं हुई। इसका एक कारण भी था, मेंडल ने जो अपने रिसर्च पब्लिश की थी ना बेटा जिस जर्नल में, उस जर्नल की लिमिटेड सर्कुलेशन थी। उस जर्नल का मैं नाम बता देती हूँ, प्रोसीडिंग्स ऑफ ब्रून नेचुरल साइंस सोसाइटी। बेटा कोई भी साइंटिस्ट जब कोई भी रिसर्च करता है तो वो रिसर्च पेपर में अपनी रिसर्च को पब्लिश करता है ताकि लोगों तक वो अपनी रिसर्च को पहुंचा पाए। फिर जो जो साइंटिस्ट उस रिसर्च को स्टडी करते हैं वो देखते हैं कि उसकी रिसर्च सही है या नहीं है, तो उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन इसके केस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि जिस जर्नल को इसने सेलेक्ट किया अपनी रिसर्च की पब्लिसिटी के लिए, उसकी सिर्फ लिमिटेड सर्कुलेशन थी, बहुत कम लोगों तक वो अपनी कॉपी पहुंचाता था, लिमिटेड सर्कुलेशन थी, तो ज़्यादा लोगों तक मेंडल की रिसर्च नहीं पहुंच पाई। और जिन लोगों तक पहुंची उनमें से ज़्यादा लोगों ने उसको सपोर्ट नहीं किया। उसके भी कुछ कारण है, आगे हम देख लेते हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण क्या है बेटा कि मेंडल ने सबसे पहली बार मैथमेटिकल लॉजिक्स और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को यूज किया था बायोलॉजिकल डाटा की हैंडलिंग के लिए। ये तो एक ऐसा साइंटिस्ट था जिनको इन स्टैटिक्स और मैथ की भी नॉलेज थी और बायोलॉजी की भी नॉलेज थी, लेकिन उस टाइम के जो बाकी के साइंटिस्ट थे वो इस चीज को लेकर के अवेयर नहीं थे, उनको ऐसा नहीं लग रहा था कि ऐसा भी कुछ पॉसिबल हो सकता है, तो वो इसकी रिसर्च को मान ही नहीं पाए, एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया था। और वो मेंडल जो है वो अपने टाइम से बहुत एडवांस था, लेकिन बाकी के साइंटिस्ट तो इतने एडवांस नहीं थे, तो उन साइंटिस्ट ने इसकी रिसर्च को एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। तीसरा कारण क्या था, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस टाइम पे जैसे कि मैंने कहा कि एक क्वेश्चन चल रहा था कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। डार्विन का टाइम था, उस टाइम पे डार्विन को काफी सक्सेस मिल रही थी, पूरा वर्ल्ड डार्विन की थ्योरी के ऊपर लगा हुआ था। तो उस टाइम पे एक क्वेश्चन था कि कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन क्यों आ रही है नेचर में। तो कॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस के लिए मेंडल ने उसको एक्सप्लेन करने के लिए 2 कॉन्सेप्ट दिए। कितने कॉन्सेप्ट दिए? 2 कॉन्सेप्ट। और अनलकीली उसके दोनों ही कॉन्सेप्ट को कंसिडर नहीं किया गया। मैं वो 2 कॉन्सेप्ट बता देती हूँ जो उसने 2 कॉन्सेप्ट दिए थे। पहला कॉन्सेप्ट उसने दिया था कि फैक्टर्स एज स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट। फैक्टर
फैक्टर को ही हम आज क्या कहते हैं, जोहानसन ने इसको क्या कह दिया था बेटा, जीन कह दिया था। तो फैक्टर्स और जीन एज स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट। बेटा डिस्क्रीट हम किसके लिए कह रहे हैं, कॉन्टिन्यूस के अपोजिट के लिए कह रहे हैं, ठीक है। तो ये से ध्यान रखना कि जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, एक स्टेबल और डिस्क्रीट यूनिट है, एक सेपरेट यूनिट है, ठीक है। सेपरेट भी हम बोल सकते हैं, स्टेबली इनहेरिट होता है, हमने पहले स्टडी किया है कि फैक्टर क्या होते हैं, ऐसी कोई चीज होती है जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन स्टेबली इनहेरिट हो जाती है। तो एक तो उसने कॉन्सेप्ट दिया कि फैक्टर क्या है, एक स्टेबल और डिस्क्रीट यूनिट है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी उसके कंटेम्प्रेरीज ने एक्सेप्ट नहीं किया, उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। और दूसरा इसने कॉन्सेप्ट क्या दिया था कि पेयर ऑफ एलील don't blend with each other। इसका मतलब क्या है ये मैं बता देती हूँ। ऐसा उसने क्यों कहा, क्योंकि हमने जेनेटिक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, प्री मेंडेलियन पार्ट, मेंडेलियन एंड पोस्ट मेंडेलियन। बट प्री मेंडेलियन जो जेनेटिक्स थी वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसका एक कंक्लूजन आपको याद रखना है क्या, कि जो प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स थी वो क्या कहती थी कि ब्लेंडिंग होती है, ब्लेंडिंग मतलब मिक्सिंग होती है, ठीक है। तो वो किसके ऊपर फोकस कर रहा है, मिक्सिंग के ऊपर। लेकिन मेंडल ने क्या कहा, क्योंकि पी प्लांट एक डिप्लॉयड प्लांट था, ठीक है, तो हर जीन की 2 कॉपी थी, दैट मीन्स हमारे पास एक पेयर ऑफ एलील था। क्या था, पेयर ऑफ एलील। जैसे हम कहते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो हर जगह हमने क्या दिखाया, पेयर ऑफ एलील। लेकिन ये क्या कह रहा है, एक पेयर में जो 2 एलील है उनका जो भी इफेक्ट है वो कभी भी मिक्सअप नहीं होगा, वो अपने इंडिविजुअलिटी को मेंटेन रखेंगे, दे नेवर शो ब्लेंडिंग। तो वो क्या कहना चाह रहा है कि पेयर ऑफ एलील्स जो है वो कभी भी ब्लेंडिंग शो नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि देखो हम क्या कहते हैं, कैपिटल टी क्या है, ये भी टॉल प्लांट है, और कैपिटल टी क्या है, ये भी टॉल प्लांट है। बेटा आगे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ेंगे कि कैपिटल टी जितना टॉल है ना उतना ही टॉल क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन अगर इन दोनों एलील्स ने मिक्सिंग की होती तो आपको पता है स्मॉल टी ड्वार्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है और कैपिटल टी किसके लिए है, टॉलनेस के लिए। तो अगर ये एलील ब्लेंडिंग करते तो हाइट टॉल नहीं आती, इंटरमीडिएट हाइट आती। कैसी आती, इंटरमीडिएट हाइट आती। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मिक्सिंग नहीं हो रही और डोमिनेंट एलील अपने आप को कंप्लीटली डोमिनेट कर पाता है किसमें, रिसेसिव पे, ठीक है। तो इसके केस में एक्सप्रेशन सिर्फ किसका आ रहा है, डोमिनेंट का आ रहा है, रिसेसिव का आ ही नहीं रहा। तो इसका मतलब यहाँ पर एक पेयर के अंदर जो 2 एलील्स हैं वो कभी भी ब्लेंडिंग शो नहीं करते हैं। तो मेंडल ने ये जो 2 कॉन्सेप्ट दिए थे उस टाइम पर कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन की एक्सप्लेनेशन के तौर पर, इसके दोनों कॉन्सेप्ट को उसके कंटेम्प्रेरीज ने एक्सेप्ट नहीं किया था। अब एक्सेप्ट क्यों नहीं किया था, उसका एक कारण भी था, क्या, कि वो जो वर्ड यूज कर रहा था फैक्टर, अब फैक्टर एक्चुअल में एग्जिस्ट करते भी है या नहीं करते, और फैक्टर किस चीज के बने हैं, इस चीज का मेंडल के पास कोई भी फिजिकल प्रूफ नहीं था। वो इस चीज को फिजिकली नहीं दिखा पाया। हालांकि पी प्लांट पे उसने एक्सपेरिमेंट किया और रिजल्ट में दिखा दिया, लेकिन वो रिजल्ट किसके बेस पर था कि फैक्टर होते हैं। अब फैक्टर का तो उसके पास कोई प्रूफ नहीं था, जीन का उसके पास कोई प्रूफ नहीं था। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे साइटोलॉजी में इतनी ज्यादा एडवांसमेंट नहीं थी। हम उन चीजों को, जीन को, क्रोमोसोम को, इनको हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे थे। इसका हमारे पास कोई भी फिजिकल प्रूफ नहीं था। हमें नहीं पता था कि जब मियोसिस होता है तो जो चीजें इनहेरिट होती हैं उनका कैसा बिहेवियर होता है, कैसे सेग्रीगेट होता है, कैसे प्रोजेनी में जाता है, हमारे पास उसका कोई फिजिकल प्रूफ नहीं था। लेकिन फिर 1900 में क्यों कामयाब हुए बाकी के 3 साइंटिस्ट, क्योंकि उस टाइम तक साइटोलॉजी में एडवांसमेंट आ चुकी थी।
वो क्रोमोसोम्स को ऑब्जर्व कर पा रहे थे, वो नोटिस कर पा रहे थे कि डिवीजन से जस्ट पहले कोई चीज डबल होती है फिर हाफ हो जाती है, तो वो उस चीज को नोटिस कर पा रहे थे। लेकिन मेंडल के टाइम पर उसके पास फैक्टर के लिए कोई भी फिजिकल प्रूफ नहीं था, तो ये इसका फेलियर का सबसे बड़ा कारण था। एक चीज और देखना, ये तो थे एनसीईआरटी के पॉइंट। अब हम एक चीज और मैं बता दूं कि मेंडल अपने रिसर्च पे खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं था। ऐसा क्यों? क्योंकि मेंडल ने अपने रिसर्च को दिखाया था नागेली साइंटिस्ट को। किसको दिखाया था? नागेली साइंटिस्ट को। ठीक है, उसका एक फ्रेंड था, वो जो उसका फ्रेंड था वो हॉकवीड पे काम कर रहा था। किस पे काम कर रहा था? हॉकवीड। हॉकवीड को हम हिराशियम भी बोलते हैं। तो फिर नागेली ने उसको क्या कहा कि क्यों ना तो हॉकवीड पे अपना एक्सपेरिमेंट करके देखो। तो जब उसने हॉकवीड पे अपना एक्सपेरिमेंट किया तो उसको सेम रिजल्ट नहीं मिले जो उसको पी प्लांट पे मिले थे। अब उसका कॉन्फिडेंस क्या हो गया? लूज हो गया। अब उसको रीजन तो पता नहीं था। ठीक है, एक्चुअल में रीजन क्या था कि हॉकवीड में नेचुरली ट्रू ब्रीडिंग लाइंस अवेलेबल नहीं थी, लेकिन ये चीज मेंडल को नहीं पता था। ठीक है, अब क्योंकि इसमें ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रू ब्रीडिंग लाइन, मेंडल कुड नॉट कन्विंस हिमसेल्फ अबाउट द यूनिवर्सलिटी ऑफ हिज कंक्लूजन। जो उसने कंक्लूजन निकाले थे कि वो यूनिवर्सली अप्लीकेबल है या नहीं, बाकी प्लांट्स पे, बाकी चीजों पे वो अप्लीकेबल है या नहीं है, जो उन्होंने बेसिक इनहेरिटेंस के रूल दिए थे, इस चीज के लिए वो खुद को ही कन्विंस नहीं कर पाया, तो अपने पॉइंट्स को वो स्ट्रोंगली भी नहीं रख पाया। तो ये कुछ कारण थे मेंडल के फेलियर के। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे स्टडी करेंगे बेटा। ये है थ्योरेटिकल पार्ट, स्टोरी बेस्ड पार्ट है। अगर एक बार भी आप ध्यान से सुनोगे ना बेटा तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, लेकिन जो मेंडल के जो 2 कॉन्सेप्ट थे, ये वाला पॉइंट आप अच्छे से याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। थैंक यू बेटा।